हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैक्सवेल वेव इक्वेशन के बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मैक्सवेल वेव इक्वेशन के बारे में। ये एक वेव इक्वेशन है जिसको मैक्सवेल ने ड्राइव किया था, है ना। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा क्यों करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ना जो उसका जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में आपको जो दिखेगा वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या रहता है? वेव का ही रहता है ना। वेव फंक्शन का रहता है, तो वहाँ पर वेव इक्वेशन सब रहता है। इसीलिए हमें वेव इक्वेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव इक्वेशन आता है तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, जो कि मैटर वेव के लिए यूज किया गया है। तो ये हम जो है मैक्सवेल वेव इक्वेशन, इसी का इस्तेमाल श्रोडिंगर के इक्वेशन में हम लोग करेंगे। जब श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले मैक्सवेल का जो वेव इक्वेशन है उसको जानेंगे। तो ये जो पूरा वीडियो आपको देखना है अंत तक, तो आपको लास्ट में आके पूरा एक्सप्रेशन जो है ड्राइव हो जाएगा। ये वीडियो देखकर आप खुद से ड्राइव करना सीख जाएंगे। आपको दिख रहा है मैक्सवेल का वेव इक्वेशन, तो ये आप खुद से कैसे ड्राइव करेंगे इसके बारे में ये वीडियो है। ये जो पूरा वीडियो है उसी के लिए है। तो मैक्सवेल वेव इक्वेशन क्या होता है? तो मैक्सवेल का जो वेव इक्वेशन है वो एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो कि वेव मोशन को ना डिस्क्राइब करती है, उसका इक्वेशन देती है। मैक्सवेल कौन थे? तो उनका पूरा नाम जो था वो था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, है ना। तो वो स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने ये इक्वेशन खोज किया था, है ना। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम है मैक्सवेल वेव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग को दो एंड रहेगा और एकदम टाइट से बांधा हुआ है। तो उस स्ट्रिंग पर हम लोग क्या करेंगे? वेव जनरेट करेंगे। तो उसका इक्वेशन यहाँ पर हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको फिगर में एक दिख रहा होगा, एक स्ट्रिंग है ना, जिसके दोनों तरफ वाल है और वाल से वो बंधा हुआ है टाइटली। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या है? एल है ना। तो अभी देखिए जो फिगर दिख रहा है, अब इसमें हम लोग एक देखिए एक वेव दिख रहा है ना, जो कि साइनोसॉइडल है। तो इस स्ट्रिंग पर ना एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का, जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। तो वो देखो, जब वेव के रूप में है तो वहाँ पर एक दिख रहा है, एक एलिमेंट दिख रहा है। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है ना। जब खींचा हुआ रहता है तो उसके अंदर में क्या रहता है? टेंशन होता है। तो टेंशन टी लिखेंगे। टेंशन मतलब फोर्स है, तो वो टी है, ठीक है। अब देखो, हम लोग दूसरा एक फिगर है जिसमें हमने वो जो एलिमेंट है उसका दो पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी पर जो टेंशन लग रहा है, तो दोनों पर जो टेंशन लग रहा है, टेंशन का वैल्यू तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है कि क्योंकि दो एंड है तो मतलब स्ट्रिंग का कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो उसका दो एंड पे जो टेंशन लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि खींचा हुआ रहता है ना। तो ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगते रहता है लगभग। तो इसमें जब वो वेव के रूप में है ना, तो वहाँ पर जो पॉइंट ए पे जो मतलब टेंशन लग रहा है
तो उसका क्या देखते हैं, उसका डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है ना। और जो बी के पास जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है। तो वो जो मतलब टेंशन है, ए के पास में जो टेंशन है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो हॉरिजेंटल मतलब जो एक्सिस है उससे जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फ़ा है। तो वो छोटा एंगल रहता है, बहुत छोटा एंगल रहता है। और जो बी पर जो फोर्स लग रहा है मतलब टेंशन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे तो बी पर जो टेंशन है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है तो वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मानेंगे क्या, बीटा, अल्फ़ा और बीटा, है ना। ए पे जो है वो अल्फ़ा और बी पे जो है वो बीटा। तो ये देखो दूसरा फिगर में हम लोग मतलब दूसरा जो फिगर है उसमें हमने इसके बारे में दिखाया है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ए के पास है टेंशन का, वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा, हॉरिजेंटल के साथ। और जो लाइन ऑफ एक्शन है टेंशन का पॉइंट बी पे, वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, बीटा। ये दो एंगल है, दोनों एंगल बहुत छोटा है, ठीक है। अब हम लोग एक तीसरा फिगर दिख रहे हैं, ये क्या है, फोर्स डायग्राम है ना। फोर्स डायग्राम के बारे में अपने जब क्लास 11-12 में रहते हैं तो वहाँ पर फोर्स डायग्राम के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि फोर्स डायग्राम बनाते हैं कि किस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसका कंपोनेंट में फिर तोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट ए है तो वहाँ पर जो टेंशन है वो क्या है, लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ है ना। तो उसका दो कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जो क्या है उसका जो डायरेक्शन वो नेगेटिव की तरफ है, तो हम पॉजिटिव की तरफ क्या लिखेंगे, माइनस टी कॉस अल्फ़ा, है ना, क्योंकि टी टेंशन है और एंगल है अल्फ़ा। और वर्टिकल डायरेक्शन उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन अल्फ़ा, ठीक है। माइनस आगे लगा देंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन है एक्सिस वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ, इसलिए हम लोग पॉजिटिव की तरफ क्या बोलेंगे, माइनस टी साइन अल्फ़ा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रहा है पॉइंट ए पे, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, माइनस टी कॉस अल्फ़ा, और वाई के डायरेक्शन में क्या हो गया, माइनस टी साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसी तरह से आप दूसरा फिगर मतलब है फिगर नंबर 4, तो इसमें आप क्या दिख रहे हैं कि ये दिखा रहा है पॉइंट बी के पास जो फोर्स लग रहा है ना। जो एलिमेंट का जो दूसरा एंड है वो पॉइंट बी के पास में जो फोर्स लग रहा है उसके डायग्राम है। तो वहाँ पर क्या है कि जो टेंशन है वो क्या है, राइट डायरेक्शन, दोनों कंपोनेंट लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में उसका एंगल कितना है, बीटा, तो टी कॉस बीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो टी साइन बीटा, है ना। तो ये फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में पॉइंट बी के पास में। अब इसका जो पोजीशन है उसको हम लोग मतलब स्क्रीन पर कहीं पर भी कोई पोजीशन है तो उसको हम लोग है ना वाई से डिनोट कर रहे हैं कि जो कि फंक्शन है एक्स और टी का। टी यहाँ पर टाइम है, टी टाइम पे है ना किसी एक्स पॉइंट पे है ना, मतलब एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो वहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है, तो उसको y इजकल टू मतलब विच इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t लिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या देखना हम लोग सबसे पहले कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कि x डायरेक्शन टोटल ये जो पूरा एलिमेंट लेंगे, मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट है dx है ना, जिसका मास क्या हो जाएगा dm इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dx, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे मास उसका क्या है, सिग्मा, तो dx लेंथ क्या हो जाएगा, तो सिग्मा dx। तो इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, तो a पर क्या लग रहा था, a पर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था माइनस टी, है ना,
कॉस अल्फ़ा था, प्लस बी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, तो टी कॉस बीटा है ना, और एफ वाई मतलब वाई कंपोनेंट है ना, जो है टोटल फोर्स जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है वाई कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, तो माइनस टी साइन अल्फ़ा प्लस टी साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है बहुत ही छोटा है, इसीलिए जब हम लोग रेशियो निकालेंगे एफ एक्स और एफ वाई का, तो रेशियो बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा है ना, डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला के हिसाब से वहाँ पर रखें वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा -2 साइन है ना बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, फिर ये जो नीचे वाला था उसका भी फार्मूला के हिसाब से रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है ना कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इक्वल टू हम लोग को ये क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, 2 कट गया, माइनस रह जाएगा है ना, ऊपर में जो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, नीचे में भी साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, कट गया तो बच गया ये इधर ऊपर में साइन बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, इधर कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस टी मतलब 10 बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा और अल्फ़ा बहुत ही छोटा है, वो जो वाइब्रेशन है उतना थोड़ा ना मतलब बड़ा वाइब्रेशन रहेगा, छोटा ही वाइब्रेशन रहेगा, क्योंकि उसका लेंथ तो बढ़ने वाला है ना स्ट्रिंग का, तो एंगल छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ये वैल्यू छोटा हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि रेशियो एकदम छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है एफ एक्स का कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और उसको छोड़ देंगे है ना। सो वी लीव द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी विल ओनली कंसिडर वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। तो इसमें अल्फ़ा बीटा तो हम लोग को पता ही है कि बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के लिए हम लोग यूज करेंगे टेन अल्फ़ा और टेन बीटा है ना रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए अब एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल हो जाएगा टी 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा है ना, क्योंकि वहाँ पर रिप्लेस कर दिए साइन को 10 से, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया, इसको क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं। अब 10 बीटा क्या है, 10 बीटा बता रहा है स्लोप एट बी, बी के पास जो स्लोप है वो है, तो स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग वाई डैश से भी लिख सकते हैं, ये कहाँ पर है एक्स प्लस डी एक्स है ना एट टाइम टी, ये स्लोप है, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर 10 अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा स्लोप एट ए के पास जो स्लोप है वो है, तो ये भी है ना डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पर वाई डैश है ना क्या हो जाएगा, तो वो डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश से लिखे हैं, उचित मतलब जिसका डिफ्रेंसिएशन एक्स से हुआ है, मतलब स्लोप बता रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बिग ब्रैकेट है ना वाई डैश है ना, उचित मतलब जिसका डिफ्रेंसिएशन एक्स से हुआ है, और वो कौन सा, तो एक्स प्लस डी एक्स है ना एट टाइम टी, और माइनस वाई डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, ये जो आप पूरा जब लास्ट तक करेंगे ना तो आपको लगेगा कितना इजी है, मतलब ये तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको कहीं पर मिलेगा ही नहीं जल्दी ड्राइव करने के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है जब हम
क्योंकि पूरा क्वांटम मैकेनिक्स वेव पे ही डिपेंडेंट है, तो वेव का जो इक्वेशन है वो जानना ज़रूरी है कि कैसे वो ड्राइव हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर ना हम एक थ्योरम यूज करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या कहता है कि एक कोई फंक्शन है तो सी का, और सी बिलोंग्स टू ए, है ना, और बी, ए बी के बीच में बिलोंग करता है। तो उसमें क्या ये थ्योरम कहता है कि एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, फंक्शन इज इक्वल टू होता है एफ बी मतलब विच इज द फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है, सी बिलोंग्स टू, है ना, ए टू बी। तो इक्वल टू, अब देखो इसमें दिख रहा है स्क्रीन पे, तो एफ, है ना, विच इज द फंक्शन ऑफ बी माइनस एफ विच इज द फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश विच इज द फंक्शन ऑफ सी, है ना, इंटू पी माइनस ए। ये एक ना मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का एक इक्वेशन है। इसका यूज हम लोग करेंगे एफ वाई में, ठीक है, जो इक्वेशन 2 था। तो उसमें जब हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वाई डैश, है ना, वाई डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि फंक्शन है क्या, एक्स प्लस डी एक्स का एट टाइम टी, माइनस, है ना, वाई डैश एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी इंटू डी एक्स। दिख रहा है, डी एक्स यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या था, बी माइनस ए, तो बी के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो बी के जगह पर हमारा मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, तो ए एक्स है यहाँ पर, एक्स माइनस डी एक्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर डी एक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एफ वाई जो है वो इक्वल टू क्या हो गया कि टी, है ना, वाई का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स टी इंटू डी एक्स। ये हमारे पास चौथा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलती है कि फोर्स जो होता है इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। जब मास कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, तो एफ मतलब जो वाई है इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एक्स, तो जो डी एम है, जो एलिमेंट है डी एम या डी एक्स, तो उसका मास डी एम है, तो डी एम क्या है, सिग्मा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये मास इंटू क्या, एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 हो गया। तो 4 और 5 से हमें क्या मिल रहा है कि टी इक्वल टू मतलब 4 और 5 से क्या हमें मिल रहा है, टी, है ना, इंटू डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू सिग्मा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो मास है। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गया। अब हम लोग एक मतलब इक्वेशन है कि वेव स्पीड जो होता है, कोई स्ट्रिंग है अंडर टेंशन, है ना, तो उसमें जो वेव का जो वेलोसिटी होता है ना, वो होता है v इक्वल टू रूट अंडर टी बाई सिग्मा। टी मतलब टेंशन, सिग्मा मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप कभी ड्राइव कीजिएगा, मतलब
है ना, वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग ऑन द टेंशन। कोई स्ट्रिंग यदि टेंशन में है तो उसमें जो वेव का जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन 8 आ जाएगा क्या, तो डी टी वाई बाई डी टी सॉरी इक्वेशन 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 बाई वी स्क्वायर डी टू वाई डी टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन 8 है वो क्या है, 1 डायमेंशनल के लिए है। ठीक है, इसमें बाउंड्री कंडीशन, ये जो इक्वेशन है इसमें यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि y का जो वैल्यू है जब x 0 है ना, किसी भी टाइम पे, और y मतलब जब x का वैल्यू l है, मतलब दोनों एंड का बता रहा है, तो y का वैल्यू दोनों एंड पर क्या है, 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हुआ। इसमें इनिशियल कंडीशन भी रखेंगे कि y जो है ना, जब टाइम 0 था तो x के पास में उसका फंक्शन 5x, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ, तो वो dy बाई डी टी है ना, उसको मान लेंगे f(x), वो एक वेलोसिटी है जो कि x का फंक्शन है। अब ये जो हमने इक्वेशन 8 मतलब ड्राइव किया है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। तो नाउ इन 3 डायमेंशनल स्पेस जनरलाइजेशन। अब 3 डायमेंशनल में हम लोग लेंगे, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन है साई, ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग साई ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं साई, जो कि किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड और टी का, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, और टी टाइम है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट है वेव डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेव डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लेंगे आर, वो क्या होगा, एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के, ये पोजीशन वेक्टर है। तो हम देन वी कैन राइट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 8। जो इक्वेशन 8 है उसको हम लोग 3 डायमेंशनल में कैसे लिख सकते हैं, तो डी टू साई विच इज द फंक्शन ऑफ आर टी, वहाँ पर क्या था एक्स टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के बदले में आर ले लेंगे पोजीशन वेक्टर, और वहाँ पर जो नीचे में एक्स था तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डी टू साई है ना, डी आर स्क्वायर इजकल टू 1 बाई वी स्क्वायर है ना, फिर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर। ये सब जो डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर सब पार्शियल है। अब इसमें चूँकि आर जो है, आर मतलब एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, डी टू साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई डी जेड स्क्वायर है ना। कि किसके बदले में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर लिखे थे नीचे में, तो आर क्या था, जो पोजीशन वेक्टर था, तो उसको मतलब वो क्या एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंडेंट है। तो जब हम तीनों में कंपोनेंट में तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इसको, और माइन इजकल टू 1 बाई वी स्क्वायर है ना, डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर, ये हो गया। ये जो मतलब डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई है ना डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई डी जेड स्क्वायर है, इसमें क्या होता है कि एक ना लैपलेस ऑपरेटर है। लैपलेस एक मतलब मैथमेटिशियन थे, तो वो ऑपरेटर है, वो मतलब उल्टा। तो जब हम लोग को 3 डायमेंशनल में लिखना रहता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये लैपलेस ऑपरेटर है।
तो अब यहाँ पर जो था डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर, इसमें से साई सभी में कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई टू स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वही क्या है, मैक्सवेल वेव इक्वेशन है। और ये वेव इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसी का यूज करके मैक्सवेल ने मैग्नेटिक वेव के लिए मतलब इक्वेशन खोजा था, और उस इक्वेशन में उन्होंने पाया था कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, उन्होंने देखा था कि वो लाइट के स्पीड के बराबर है। तो फिर उन्होंने प्रोक्लेम किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि लाइट के बारे में इससे पहले क्या था कि लाइट क्या है, मतलब ट्रांसवर्स वेव तो है ना, लेकिन ट्रेवल कैसे करता है इसका मतलब मिस्ट्री था वैज्ञानिक विषय में, है ना। कोई बोलता था कि ये मैकेनिकल वेव है, मतलब ऐसे मतलब जब ह्यूजन साहब ने बताया था कि लाइट जो है वो क्या है, वेव है, और न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल है। तो दोनों को जो फॉलो करने वाला जो उनका स्टूडेंट सब था या फॉलोअर था, तो न्यूटन का जो फॉलोअर था वो पूछते थे ह्यूजन से कि आप जो बता रहे वेव है, तो वेव है तो फिर वो मतलब सूरज से धरती पर कैसे पहुंचती है, बीच में तो बहुत खाली है, मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, जैसे साउंड वेव है तो उसको ट्रेवल करने के लिए हवा है ना। तो उन्होंने ईथर बोला था कि ईथर है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ईथर भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या है, कैसे ट्रेवल करता है। तो मैं इसलिए बता रहा था कि जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, उन्होंने इसी इक्वेशन के माध्यम से क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना वेव के लिए इक्वेशन सॉल्व किया। तो उनको मिला था कि लाइट का स्पीड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड के बराबर है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड आया था वो लाइट का ही स्पीड के बराबर था। तो उन्होंने बोल दिया कि देखो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी है, लेकिन वो विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर सकता है ना। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वेरी करता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव क्या होता है, प्रोपगेट होता है। तो इसका यूज हम लोग एक्चुअल में हम लोग इसको इसलिए डिस्कस कर रहे थे। इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ पर, जब हम श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको ड्राइव करेंगे, तो वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ में भी आ गया होगा, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान तरीके से मतलब सॉल्व कर लिए हैं, है ना, कुछ नहीं था। तो इस तरह से होना चाहिए कि जब आपको ये लग जाएगा कि बहुत ही आसान था मतलब, तो समझिए कि आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी है। यदि दिक्कत होता है, एक दो बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, तो आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से मैक्सवेल का जो वेव इक्वेशन है उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, समराइज कर लेते हैं कि मैक्सवेल वेव इक्वेशन क्या होता है। तो मैक्सवेल वेव इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो कि वेव को डिस्क्राइब करती है। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग को वेव का अलग अलग चीज़ें पता चलता है। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, डेल्टा स्क्वायर साई इजकल टू 1/v स्क्वायर है ना, d2 साई बाई dt स्क्वायर।
ये जो है क्या है, मैक्सवेल वेव इक्वेशन है, ये याद रखना है। इसमें भी क्या है, भी इज़ द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप पूरा समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।